गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस फोरम पे दोबारा मिल रहे हैं और हम पॉलिटी सीरीज़ का अपनी पॉलिटी की सीरीज़ का एक नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल सीरीज़ से मैं थोड़ा डाइवर्ट होके इस टाइम पे पंचायती राज को कवर कर रहा हूँ और उसका 73rd अमेंडमेंट 1992 का जो पार्ट 1 है वो लेक्चर मैंने निकाल दिया हुआ है। वो सीरीज़ में ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में एडिड है। आज उसी सीरीज़ का पार्ट सेकंड लेक्चर जो है हम वो लेके आ रहे हैं। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाएं वो लेक्चर देखें, उसके बाद आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने जो हमारा जैसे कि टॉपिक है 73rd अमेंडमेंट पार्ट 2। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई क्योंकि भारत एक बड़ा ही डाइवर्स देश है, बहुत ही बड़ा देश है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड मैनर में आप गवर्नेंस नहीं कर सकते। इसलिए आपने क्या की डिसेंट्रलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑलरेडी हमारा क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी मोर एप्टली क्वाजी फेडरल है हम, ठीक है, जिसमें पावर्स डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। बट क्योंकि हम इतने डाइवर्स हमारा देश है और इतना बड़ा आपका देश है कि आपको स्टेट लेवल पे उसके बाद भी आपको अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ा, ताकि जो है एक बेस्ट मैनर में आप एक एफिशिएंट मैनर में क्या करो, गवर्नेंस कर सको। अभी तक का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो क्या है, आपको पता है। सबसे टॉप पे आपका आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आ जाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपकी आ जाती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये आगे डिवाइडेड है किसमें, विलेज लेवल पे और आपका सिटी लेवल पे। विलेज लेवल पे आपका आ जाता है पंचायत, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और सिटी लेवल पे आपकी आ जाती है म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो अब लास्ट लेक्चर में हमने पूरी तरह से समझा कि जो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ थी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद आपकी थी अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद आपकी GV राव कमेटी आ गई, उसके बाद आपकी दांतेवाड़ा कमेटी, हनुमंत राय कमेटी थी, उसके बाद मैंने आपको LM सिंघवी कमेटी के बारे में बताया, जिसने वो जो मेजर जो आपकी रिकमेंडेशंस थी, वो सबसे मेजर जो रिकमेंडेशन जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, वो था LM सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन, जिसमें उसने बोला था कि पंचायती राज को आपको क्या कर देना चाहिए, संवैधानिक कर देना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देना चाहिए। क्योंकि हमने जो सोचा था कि पंचायती राज जिस तरीके से फ्लॉरिश करेगा उस तरीके से फ्लॉरिश नहीं कर पाया, क्योंकि कई तरह के बॉटलनेक्स है, जिसमें मैंने अच्छी तरह से आपसे बात की है कि ब्यूरोक्रेसी की काफ़ी ज़्यादा आपकी इंटरफेरेंस थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, आपकी इनफ पावर नहीं थी पंचायती राज के पास, देयर वाज लैक ऑफ एडुकेट रिसोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा क्या थे, इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से पंचायती राज फ्लॉरिश नहीं कर पाया। सेकेंडली, क्योंकि हर जो स्टेट गवर्नमेंट थी अपने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी, कहीं पे 2 टायर सिस्टम, कहीं पे 3 टायर सिस्टम, कहीं पे 4 टायर सिस्टम, कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी थी, जो हमने सोचा था कि पंचायती राज एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा हमारी गवर्नेंस के अंदर, वो नहीं हो पाया। यही कारण था कि LM सिंघवी कमेटी ने क्या बोला कि आपको इसको क्या कर देना चाहिए, संवैधानिक कर देना चाहिए, आपको इसको क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देना चाहिए। अब मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कई बार कि अगर आपको कोई भी चीज़ संविधान में शामिल करनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। इट इज़ ए वेरी टीडियस प्रोसेस, इट इज़ ए वेरी यू कैन से वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जिसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हम कभी और उस पर अच्छी तरह से बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको संविधान में कोई चेंज लाना है तो आपको क्या करनी पड़ती है, अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो अमेंडमेंट जो है हम उसको किस तरह से लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं कौन से नंबर की अमेंडमेंट है, फिर हम लिखते हैं CAA, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर हम लिखते हैं कौन सी ईयर में वो अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो क्योंकि इसको हमने संविधान में शामिल किया तो क्या की होगी, अमेंडमेंट की थी। अमेंडमेंट जो थी कौन से नंबर की थी, 73rd नंबर की अमेंडमेंट, CAA दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ईयर क्या था, 1992। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। ओके राइट। हमने अब क्या पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, हम पढ़े अगर हम ध्यान दें तो उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि LM सिंघवी ने बोला कि आप क्या कर दो, इसको संवैधानिक कर दो। संवैधानिक करने की बात की तो क्या हुई, आपकी अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट कौन सी थी, 73rd अमेंडमेंट 1992। अब इस अमेंडमेंट से हमने क्या क्या ऐड किया, इस अमेंडमेंट से हमने ऐड किया आपका, देखिए आपने एक पार्ट ऐड किया, कौन सा पार्ट ऐड किया, पार्ट 9, जिसका क्या नाम था, दी पंचायत। इस पार्ट के अंदर आपके कौन से आर्टिकल थे, आर्टिकल 243 से लेके 243 तक ये आर्टिकल थे। देखिए अगर आप मेरा बिल्कुल पहला लेक्चर देखें तो मैंने उसमें आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि भारत का जो संविधान है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 3 चीज़ें हैं उसके अंदर मेन, पार्ट्स,
आर्टिकल शेड्यूल्स। पार्ट्स यानी कि जैसे एक बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, वैसे ही क्या होते हैं आपके पार्ट्स। अब पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं आपके आर्टिकल। जैसे कि अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके अंदर आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक। वैसे ही पार्ट 9 उसके अंदर आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक। क्लियर। साथ ही साथ क्या होता है, मैंने बताया था आपको, शेड्यूल होते हैं। तो उस टाइम पे जो भारत आज़ाद हुआ तब 8 शेड्यूल थे, एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल हैं। उसी में 12 में जो 11th शेड्यूल था वो कौन सा था, किससे डील करता है, पंचायती राज के साथ। इसके अंदर कितने फंक्शन हैं, याद रखें 29 फंक्शन, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया। यहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा नहीं था कि पंचायती राज की बात इससे पहले नहीं की गई थी। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी हमेशा यही कहते थे कि जो असली भारत है वो कहाँ है, गांव में है। यही कारण था जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए जिसमें आपके गांधीयन आइडियोलॉजी जो रिफ्लेक्ट करते थे, उसमें जो आर्टिकल 40 है वो किसकी बात करता था कि आपको पंचायती राज को एक प्रैक्टिकल शेप देनी है आने वाले कल में, जब आप क्या कर सकते हो, इसको फुल फ्लैश्ड मैनर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और हमने यही किया कि आर्टिकल देखा जाए, जब पंचायती राज ये आपका एक्ट आया या जब हमने ये अमेंडमेंट की, तो हमने आर्टिकल 40 को एक किस्म से क्या दी, एक प्रैक्टिकल शेप दी है। और आर्टिकल 40 क्या है, आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं, क्या ये फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में मेन अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया जैसे कि अब इस जो अमेंडमेंट थी, इसने क्या कर दिया, इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू आप पंचायती राज। क्या दिया, इट गेव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको संवैधानिक कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। अब नेक्स्ट इज आर्टिकल्स रिलेटेड टू। अब हमने देखा, अब हमने हमारा टॉपिक क्या, मैं आपको समझाता हूँ हम पढ़ेंगे कैसे इसको। हमने इसको कैसे पढ़ना है, हमने अब पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल है, क्योंकि आप ये मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, जो पंचायती राज का मतलब पंचायती राज अकाउंट असिस्टेंट, और बाकी एग्ज़ाम भी हैं यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल वगैरह, इन सब में। अब कई जगहों पे, अब यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है, 243। मैंने आपको बताया था 243 ओ से 243 से लेकर 243 ओ तक, ये सारे आर्टिकल किससे डील करते हैं, पंचायती राज के साथ। अब हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आर्टिकल 243 को। अब सबसे पहले अगर हम इसको आर्टिकल को पढ़ना है तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो टर्म्स का क्या मतलब है। क्लियर। अब देखें ज़रा, सबसे पहले टर्म आती है डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज़ डिस्ट्रिक्ट, आपको इट मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट। आपको पता है जो हमारी गवर्नेंस है किस तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले मैंने बताया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे देश को देखती है। फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है जो आपके किसको देखती है, जो आपकी स्टेट को देखती है। अब स्टेट के अंडर, स्टेट के नीचे क्या आ जाता है, फिर स्टेट के नीचे आ जाती है आपकी डिविजन्स, और डिवीजन के नीचे आपकी क्या आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर आपको अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन याद हो, और अगर आपको जीवी के राव कमेटी की रिकमेंडेशन याद हो, तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो उसको उन्होंने बोला था बेसिक यूनिट माना जाए। जैसे देखिए आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज़ सेल। पर ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर कुछ नहीं है, सेल के अंदर भी अगर आप चले जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके राइबोसोम्स हैं, आपकी नंबर ऑफ थिंग्स हैं, पर हम उसको बेसिक यूनिट नहीं मान रहे। बेसिक यूनिट हम किसको बोलते हैं, सेल को। वैसे ही क्या, हमारी कंट्री का जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट। तो यही बोला है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट शब्द का मतलब है वो क्या हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारी स्टेट में है। विलेज की बात करें, विलेज मीन्स अ विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन टू बी ए विलेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस पार्ट। एक्चुअली विलेज कोई एक चीज़, कोई एक एरिया विलेज है कि नहीं है, वो कौन डिफाइन करता है, गवर्नर डिफाइन करता है बाय अ पब्लिक नोटिस। ठीक है। कई जगहों पे आपको पता है कि जैसे अगर आप आगे पढ़ेंगे, म्यूनसिपैलिटी को पढ़ेंगे, तो जो विलेज में आपको जैसे पंचायत होती है, उसी तरह से सिटी में क्या होती है, आपकी म्यूनसिपैलिटी होती है। पर जो जो ट्रांजिशन जोन होता है, वहाँ पे आपकी नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है, वहाँ पे डिफरेंट तरह की कमेटीज़ होती हैं। ठीक है। तो विलेज जो है वो कौन सा होगा, वो क्या हो गया, वो विलेज जो गवर्नर ने अपनी पब्लिक नोटिफिकेशन से बताया है। फिर पंचायत, व्हाट इज़ पंचायत, मैंने आपको जैसे बताया ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है। चले आपके लिए सवाल है पिछली लेक्चर से, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। प्लीज़ कमेंट करें और इसको मुझे आंसर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियोज़ आपको फ़ायदा दे रही हैं। अगर आप रेगुलर रहेंगे, आई गारंटी आपकी जॉब पक्का लगेगी, बिकॉज सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, किसी की आज किसी की कल। अच्छा, हम आगे आते हैं। अब मैंने क्या बताया, पंचायत क्या है, इट मीन्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 भी।
हम जैसे मैंने आपको बताया, हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कॉम्पोजिशन होती है, क्या कॉम्पोजिशन होती है पंचायत की, हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे आज, ठीक है। फिर व्हाट इज़ पंचायत एरिया। अब पंचायत एरिया की अगर हम बात करें, पंचायत एरिया वो एरिया होता है जिस पे आपका जो पंचायत है जिस पे वो गवर्न करती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, इंटरमीडिएटरी लेवल। मैंने आपको बताया था पंचायत समिति, याद करें, वो इंटरमीडिएटरी लेवल पे काम करती है। अब इंटरमीडिएटरी लेवल क्या हुआ, ये वो लेवल है जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में होता है, और उसके बीच में क्या होता है, आपका ब्लॉक, ठीक है। तो विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में लेवल स्पेसिफाइड, इसको स्पेसिफाई कौन करता है, गवर्नर, वही पब्लिक नोटिफिकेशन से, वो हो गया इंटरमीडिएटरी लेवल, ठीक है। फिर आ गया ग्राम सभा। कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा इज़, देखिए मैंने आपको बताया था ये एक 3 टायर सिस्टम है। सबसे जो विलेज लेवल है उधर क्या होती है, ग्राम सभा होती है। मगर मैं एक बिल्कुल सरल भाषा में बात करूँ, अगर आप किसी गांव से हैं, सपोज़ करते हैं जिस गांव में आप रहते हैं, जो भी शख्स 18 साल से ऊपर है वो ग्राम सभा का पार्ट है, बस ये ध्यान में रखना है आपने। जो भी शख्स 18 साल से ऊपर है वो ग्राम सभा का पार्ट है, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी क्या कि जो विलेज लेवल है, विलेज लेवल पे जो भी शख्स आपकी 18 साल से आपके ऊपर हैं, जो इलेक्टोरल आपके वोटर्स हैं, वो हम उनको हम क्या बोलेंगे, आपकी वो सब मिलके क्या बनाएंगे, ग्राम सभा। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है। अब मैंने आपको बताया था हमने इन सब आर्टिकल्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। अब अगर हम इन आर्टिकल्स की बात करें, एक मिनट, देखिए अब हमने इनको बड़े ही अच्छी तरह से एक एक आर्टिकल को पढ़ना है। देखिए जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल आपका कौन सा आ जाता है, सबसे पहला आर्टिकल है 243A। अब जो 243A है वो किससे डील करता है, वो डील करता है डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज की। भाई जो डेफिनेशन है आपकी पंचायती राज की, व्हाट डू मीन बाय पंचायती राज एंड ऑल दैट, वो किससे डील करता है, आर्टिकल 243A। देखो कई बार आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, 243B क्या है, 243D क्या है, 243E क्या है। तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने से पहले मैंने बिल्कुल एक आपके लिए क्रक्स बनाया, जिससे आपको क्या बन जाएगा, आइडिया बन जाएगा। तो याद रखें, ए किससे डील करता है, डेफिनेशन के साथ, बी किससे डील करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, सी किससे डील करता है, कॉम्पोजिशन क्या है, डी डील करता है आपके रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के साथ, ई डील करता है आपका ड्यूरेशन क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या होगा, एफ डील करता है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ, जी डील करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, 243 किससे डील करता है, एच आपका पावर ऑफ इम्पोजिंग टैक्स एंड फंड्स, आई किससे डील करता है आपका फाइनेंस कमीशन। अगर बात करें हम जे की, तो जे डील करता है ऑडिट अकाउंट, के डील करता है इलेक्शन प्रोसेस के साथ, और एल डील करता है एप्लीकेशन ऑफ आपका यूटीएस। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाँ, नेक्स्ट आ गया आपका आर्टिकल एम की। अगर हम बात करें, देखिए एम की बात करें, एम किससे डील करता है, पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सेंट्रल एरियाज, वो पार्ट जो सेंट्रल एरियाज में अप्लाई नहीं होंगे। एन से डील करता है कॉन्टिन्यूंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन पंचायत, एंड ओ डील्स विद बार, सॉरी मैंने थोड़ा सा शायद टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, आई एम सॉरी अगर कहीं पे थोड़े टाइपोग्राफिकल एरर्स हुए हैं, मैंने थोड़ी जल्दी में बनाई थी ये। तो आपका जो ओ पार्ट है वो किससे डील करता है, आपका वो डील करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है, ये इंटरफेरेंस है, तो प्लीज़ इसको ठीक कर लें, टू इंटरफेरेंस, ये थोड़ा गड़बड़ होगी मेरे यहाँ से। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब आर्टिकल्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमारा क्या है, आपका फीचर्स ऑफ पंचायती राज। देखिए फीचर्स ऑफ पंचायती राज की अगर हम बात करें, इसके अंदर मैंने बताया आपको, हम इस 243 आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे। अब 243A किससे डील करते हैं, ये डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें दिखाया गया है कि पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, कि जो पावर्स हैं और जो फंक्शंस हैं ग्राम सभा के, पहला उनको कौन डिसाइड करता है, उनको डिसाइड करता है लेजिस्लेचर।
जो लेजिस्लेचर होगा, आपको जैसे आपको पता होगा कि क्योंकि भारत एक फेडरल देश है, यानी कि पावर्स डिवाइडेड हैं सेंटर और स्टेट में। सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइडेड होने का मतलब क्या है कि सेंटर में अगर पार्लियामेंट है तो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है। सिमिलर मैनर में अगर सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। अगर सेंटर में लोकसभा है तो यहाँ पे राज्यसभा है। आई एम सॉरी, यहाँ पे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब देखिए, अगर हम बात करें पार्लियामेंट, पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, बताएं ज़रा। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में इनमें से कौन कौन सी चीज़ नहीं होती है। तो वहाँ पे लिखा होगा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, या फिर साथ में लिखा होगा चीफ मिनिस्टर। तो आंसर क्या आएगा? चीफ मिनिस्टर। सिमिलर मैनर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होगा? इसी के पैरेलल, लोकसभा के पैरेलल क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के पैरेलल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और प्रेसिडेंट के पैरेलल गवर्नर। ये 3 मिला के क्या बनता है? आपका स्टेट लेजिस्लेचर। जब आप आगे हम मेरे से पढ़ेंगे या मेरी ऑफलाइन क्लासेस में जब आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी डिपेंड करता है। क्या कई बार वो यूनिकैमरल होता है, कई बार वो बाईकैमरल होता है। तो यहाँ क्या बोला, जो पावर्स और फंक्शंस है ग्राम सभा के, वो कौन डिसाइड करेगा? लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पे बात हो रही है, यानी इन तीनों को मिला के बात हो रही है। ठीक है। और क्या बोला कि देखिए यहाँ पे पता चलता है कि जो ग्राम सभा है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज। उसको क्या बोला गया है? फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज। क्यों बोला गया? क्योंकि मैंने आपको बताया ग्राम सभा में कौन, हर एक शख्स जो 18 साल से ऊपर है वो ग्राम सभा का पार्ट होगा। तो ग्राम सभा जो है एक किस्म से वो एक फाउंडेशन स्टोन है किसकी? आपकी पंचायती राज की। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर हम आर्टिकल बी की बात करें, आर्टिकल बी मैंने आपको बताया किससे डील करता है, वो मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ डील करता है। अब इसमें क्या है आपको ध्यान में रखना है कि भाई, अब ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भाई कि जो पंचायत होगी, जो पंचायती राज आपने 70 अमेंडमेंट से लाया, ये क्या होगा? 3 टायर होगा। और ये भी किसकी रिकमेंडेशन थी? बलवंत राय मेहता कमेटी की। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या बोला इन्होंने कि विलेज लेवल जो है, विलेज लेवल पे क्या होगा आपका? ग्राम सभा। जो ब्लॉक लेवल है उस पर क्या होगा आपका? पंचायत समिति। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर क्या होगा आपका? ज़िला परिषद। ठीक है। वही इन्होंने बोला कि विलेज लेवल, इंटरमीडिएटरी यानी ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन 3 लेवल पे क्या होगी? पंचायत होगी। विलेज लेवल पे ग्राम सभा होगी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद होगी। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि वो एरिया जहाँ पे जो पॉपुलेशन है इज़ नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, जहाँ पे जिस स्टेट में 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो इंटरमीडिएटरी लेवल है वो नहीं होगा। वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इंटरमीडिएटरी लेवल की, कुछ एरिया में जहाँ पे 20 लाख से कम आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, क्लियर। अब आ गया 243C। अब 243C की अगर हम बात करें, ये किससे डील करता है? ये डील करता है कॉम्पोजिशन के साथ। इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। किसके साथ? कॉम्पोजिशन के साथ। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या पहला पॉइंट है कि अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन यानी कि की जो जैसे कि मैंने बताया विलेज लेवल पे क्या है? ग्राम सभा है आपकी, ब्लॉक लेवल पे क्या है? आपकी पंचायत समिति है। और आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? ज़िला परिषद। तो इन तीनों की कॉम्पोजिशन क्या होगी? कौन इनके मेंबर होंगे, कौन इनके पार्ट होंगे? ठीक है, तो वो किससे डील करता है? आपका कौन सा आर्टिकल डील करता है? 243C। याद रखिए, ए किससे? डेफिनेशन, बी किससे? कॉन्स्टिट्यूंसी, सी किससे? कॉम्पोजिशन। ठीक है। अब कॉम्पोजिशन की बात करें तो कौन डिसाइड करेगा? भी डिसाइड करेगा आपका लेजिस्लेचर विल डिसाइड द कॉम्पोजिशन। जो स्टेट का लेजिस्लेचर होगा वो डिसाइड करेगा कॉम्पोजिशन को। ठीक है। अच्छा, द रेशो बिटवीन पॉपुलेशन अंडर ए पंचायती राज एट एनी लेवल एंड नंबर ऑफ सीट्स इन सच पंचायत शैल रिमेन सेम। हाँ ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखें, सपोज़ करते हैं आपका जो पंचायती राज है, ठीक है, जो रेशो होगी किसकी? पॉपुलेशन की और नंबर ऑफ सीट्स की, वो सेम रहनी चाहिए हर एक एरिया में। आप समझे इस चीज़ को? आपको क्लैरिटी मिली इस चीज़ की? मतलब सपोज़ करते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ इस स्टेट के अंदर 3 पंचायत है। ठीक है, 3 पंचायत है। अब 3 पंचायत में क्या होगा? अब हर एक की क्या होगी? अगर सपोज़ करते हैं, एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। सपोज़ करते हैं एक की पॉपुलेशन है 100, एक की पॉपुलेशन है 200 और एक की पॉपुलेशन है 300। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई इन तीनों की जो रेशो होगी,
वो सेम होनी चाहिए। किसकी रेशो? पॉपुलेशन की और नंबर ऑफ़ सीट्स की। अब सपोज़ करते हैं हमने डिसाइड किया हुआ था कि भाई जो रेशो होगी वो सपोज़ करते हैं वो है 10, ठीक है। अब रेशो होनी चाहिए क्या? 10। अब 10 होनी चाहिए इन तीनों की रेशो, यानी उस अब पॉपुलेशन तो आप चेंज कर नहीं सकते, पर नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी चेंज होगी। अब 100 को हम किससे डिवाइड करें? 10 आएगा, 10 से। तो यानी इस गांव में, गांव ए में, जो ए गांव है, यहाँ पे कितनी सीटें मिलेगी? 10। अब 200 जहाँ पॉपुलेशन है, अब यहाँ पे 10 सीटें नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर हम 10 सीट देंगे तो रेशो क्या होगी? चेंज होगी। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करें कि 10 आएगा? 20 सीटें दे दी। यहाँ पे किससे? 30। अब आप देखिए तीनों की रेशो 10 नहीं है, यही लिखा है ना वहाँ पे, देखिए आप, रेशो बिटवीन पॉपुलेशन अंडर पंचायती राज एट एनी लेवल एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन सच पंचायत शैल रिमेन सेम, यानी वो 10 ही आना चाहिए था। अब उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ सीट्स आपकी वेरी कर सकती है, पॉपुलेशन तो सेम रहेगी, तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो एट पार विद पॉपुलेशन होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया ये। आगे चलते हैं। अब यही सी और किससे डील करते हैं? कहता है ऑल सीट्स इन पंचायती राज टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन एंड फॉर दिस पर्पज इट शैल बी डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई हर एक जो पंचायती राज है वहाँ पे क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए, एंड फॉर दिस पर्पज इट शैल बी डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये मैं पूरा रीड करूँगा, फिर मैं उसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा। द लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयरपर्सन of village panchayat in intermediary level panchayat and of intermediate level panchayat in district level panchayat of MP MLAs of concerned constituency. Chairperson and other members shall have the right to vote. Legislature shall decide the manner in which a chairperson at the village level shall be elected. Chairperson at intermediary or district level shall be elected by and from amongst the elected member of village level. ये जो मैंने जो भी बोला, अगर आपको समझ नहीं आया इसको भूल जाओ, और इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ क्या कहने का मतलब है, ठीक है। और अगर अगर आपके पास कॉपी पेन है तो प्लीज़ उसको लेके बैठें, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे लगता है आपके काफ़ी काम भी आएगा वो, ठीक है। उसको मैंने उसकी स्लाइड नहीं बनाई है मैंने, पर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको उससे समझ नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने ये आर्टिकल किससे डील करता है? कॉम्पोजिशन के साथ, तो मैं कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आ गया आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा की कॉम्पोजिशन क्या आती है? भाई ग्राम सभा की अगर हम बात करें, ग्राम सभा में कौन शख्स आ जाते हैं? कोई भी शख्स जो 18 से ऊपर है, पहला पॉइंट, ठीक है। आपको समझ आ गई बात। अगर सपोज करते हैं आप अपने गांव में रहते हो, अगर आप 18 साल से ऊपर हो, आपकी वोटिंग एज है, तो आप ग्राम सभा के मेंबर हो, ठीक है। बात ठीक है, आप क्या हो जाओगे? ग्राम सभा के मेंबर हो जाओगे, ठीक है। अब जो ये ग्राम सभा के मेंबर हैं, ये क्या इलेक्ट करते हैं? अपने सरपंच को, जो कि उनका हेड है, ठीक है। वो क्या करेंगे? अपने सरपंच को इलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि आप डायरेक्टली अपने सरपंच को इलेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। एक ही लेवल पे, जहाँ पे आप अपने, याद रखें, हमेशा ध्यान में रखना क्या, कि अगर आपको पूछें कि डायरेक्ट इलेक्शन इंडियन गवर्नेंस में किस लेवल पे होता है, तो वो होता है एक ही लेवल पे। वो कौन सा लेवल है? ग्राम सभा का लेवल है, ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्योंकि यहाँ पे आप सब ने अपने ही जो आपका उम्मीदवार है उसको आपने डायरेक्टली इलेक्ट किया, जो आपको गवर्न करने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या होती है? आपकी डायरेक्ट इलेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ग्राम सभा का क्लियर है। अब ये उसने क्या बोला, ये सब कौन एक्सप्लेन, मतलब इसका रूल्स वगैरह कौन बनाएगा? आपका लेजिस्लेचर बनाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब क्या हुआ? अब देखो, दोबारा देखो इधर, ऑल सीट्स इन पंचायती राज टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन एंड फॉर दिस पर्पज इट शैल बी डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या आ गया आपका? पंचायत समिति। अब पंचायत समिति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो पंचायत समिति की अगर हम बात करें, पंचायत समिति में कौन होगा? अब यहाँ पे भी दो होते हैं, एक होते हैं मेंबर और एक है आपका चेयरपर्सन, ठीक है। एक क्या होंगे? मेंबर होंगे, एक होगा चेयरपर्सन। देखो सबसे नीचे क्या होगी? आपकी ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब आपका गांव। आपके गांव में क्या हो गया? आपके गांव में आपने 18 साल से ऊपर आपने इलेक्ट किया, अपना सरपंच इलेक्ट हो गया, बात खत्म होगी, वो आपका ग्राम सभा, आपका ग्राम सभा, आपकी विलेज पंचायत है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या है? कई गाँवों को मिला के आप क्या करते हो? आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, जिसमें नॉर्मली इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर है कि 15,000 लोगों पर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओगे। कितने पे? 15,000 लोगों पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि मैनर ऑफ इलेक्शन होना चाहिए डायरेक्ट, और उसको आपने क्या करना है?
आपने उसके लिए उसको आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करना है। अब सपोज़ करते हैं, अब जैसे मैंने दोबारा बताया, ग्राम सभा 18 साल से ऊपर आपने इलेक्ट किया अपने अपने सरपंच को, ख़त्म बात, ठीक है। अब ऐसे आपके सपोज़ करते हैं 50-60 गाँव मिलते थे तो 15,000 की पॉपुलेशन बनती थी, ठीक है। अब होगा क्या कि जितने ये कुछ गाँव मिला के क्या बनेगी, समिति बनेगी, ब्लॉक बनेगा एक, ठीक है ना। जैसे छोटे छोटे गाँव मिला दिए, ये गाँव मिला के क्या बन गया, एक आपका बन गया ब्लॉक। अब ये ब्लॉक के इसको कौन रेगुलेट करेगा, इसको रेगुलेट करेगी आपकी पंचायत समिति, ठीक है। अब इसने क्या बोला, अब यहाँ पे सीटें एलोकेट करनी है। अब ऐसा तो नहीं ना यहाँ से एक ही मेंबर आएगा, यहाँ पे कोई 20-25 मेंबर होंगे जो यहाँ से चुन के आएंगे। तो अब इन्होंने क्या बोला कि 15,000 लोगों पे आप एक उम्मीदवार को चुनोगे, ठीक है। 15,000 सपोज करते हैं, ये दो गांव मिला के 15,000 पॉपुलेशन बनती है, तो इन दोनों गांव का कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्सन इलेक्ट करेगा। एक पर्सन होगा, एक पंचायत समिति का मेंबर होगा जो इस दोनों गाँव को आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब दोबारा बात करते हैं, अब मैंने बताया एक होंगे मेंबर, एक होंगे चेयरपर्सन, ठीक है। अब जो मेंबर हैं ये इलेक्ट होंगे डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे, इलेक्शन होगा जहाँ पे लोग सारे, जैसे आप जितने भी 18 साल के ऊपर हैं, जो भी आपके आपके वोटर्स हैं, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, इन मेंबर को चुनेंगे। क्लियर, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, इन मेंबर को चुनेंगे, तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। कॉन्स्टिट्यूंसी वाली बात भी क्लियर होगी कि लेजिस्लेचर क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करेगा। जहाँ बोला 15,000 लोगों पे एक आपकी सीट मिलेगी, ठीक है। और आप अब उन लोगों ने वोट किया, 15,000 ने, सपोज करते ABC को आपने चूज़ कर लिया। अब वो क्या बन गया, आ गया पंचायत समिति का मेंबर बन के आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ क्योंकि आपने डायरेक्ट इलेक्ट किया, ठीक है। पर अब जो चेयरपर्सन की अगर हम बात करें, चेयरपर्सन क्या हुआ, अब चेयरपर्सन क्या होगा, अब ये जो मेंबर हैं यही मेंबर क्या करेंगे, अपने आप में से, अपने जैसे सपोज करते हैं 5 मेंबर या 20 मेंबर है, 20 अपने आप में से एक पर्सन को क्या बनाएंगे, चेयरपर्सन, और दूसरा एक और इलेक्ट होगा उसको क्या बनाएंगे, वाइस चेयरपर्सन। क्लियर, क्या, एक को चेयरपर्सन, एक को वाइस चेयरपर्सन। अब इनको आप तो नहीं इलेक्ट कर रहे ना, इनको कौन इलेक्ट कर रहा है, इनको इलेक्ट कर रहा है मेंबर, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। याद रखना, चेयरपर्सन का इलेक्शन क्या होगा, इनडायरेक्ट, मेंबर का इलेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट। पॉइंट क्लियर, ठीक है। इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो अब लिखो सर, आप अपनी कॉपी निकाल लें, उस पर लिख लें कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में कौन कौन होगा, एक तो होगा भाई आपका, मैंने बताया मेंबर, जो कि कैसे इलेक्ट होके आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे, ठीक है। साथ में कौन होगा, वही चेयरपर्सन वगैरह, वो कैसे होके आएंगे, आपके आपके इलेक्ट होके कैसे आएंगे, वो आएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। फिर मेंबर ऑफ आपके लोकसभा, MP कहाँ से, लोकसभा, और MLA जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के होंगे। सपोज़ करते हैं जिस जहाँ पे वो जहाँ से जिस ब्लॉक से पंचायत समिति आपकी बनी है, जिस ब्लॉक की पंचायत समिति है, उस ब्लॉक का MP और MLA। अब आपको पता है MP लोकसभा में भी MP होता है और राज्यसभा में भी क्या होता है, आपका MP होता है। तो MP दूसरा कौन, राज्यसभा का, और उसके पैरेलल कौन होता है, MLC आपका काउंसिल का पर्सन होता है, ठीक है। वो भी क्या होगा, वो भी इसका मेंबर होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया वाइस पर्सन और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो होंगे ही होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये आगे इसकी क्या कॉम्पोजिशन। अब अगर दोबारा देखिए इसके क्या बताया, लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ विलेज पंचायत, जैसे मैंने बताया, इन इंटरमीडिएटरी लेवल पंचायत एंड ऑफ इंटरमीडिएटरी लेवल पंचायत, इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, ऑफ MPs MLAs ऑफ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसीज, मैंने बताया MP MLA आ जाएंगे, ठीक है। चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर शैल हैव द, जो चेयरपर्सन होगा और मैंने बताया जो मेंबर्स हैं उनके पास राइट टू वोट होगा ही होगा। लेजिस्लेचर शैल डिसाइड द मैनर इन विच द चेयरपर्सन एट विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड। लेजिस्लेचर बताएगा कि मोड ऑफ इलेक्शन क्या होगा, किस तरह से आपने इलेक्शन उनके करने हैं, जो मैंने बताया ना, मेंबर आपको जो मेंबर चुनेंगे आपके इसको चेयरपर्सन को, वो बताएगा। फिर चेयरपर्सन एंड इंटरमीडिएटरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमंगस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया। हाँ, एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना, चलो एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको थोड़ा, क्या कि अगर हम पंचायत समिति की बात करें, पंचायत समिति की जो मीटिंग है वो एक मीटिंग होनी चाहिए एक मंथ। ये भी एक कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और पंचायत समिति का मेन काम क्या है, यही मेन कि अपने ब्लॉक को की डेवलपमेंट वगैरह के जो भी आपके प्रोसेस हैं उनको देखना, ठीक है। और इसको और सुपरवाइज़ करना किसके, BDO के काम को। देखिए हमेशा याद रखें, जो BDO होता है ना, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये मेन क्या होता है, ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है पंचायत समिति का। जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट किसने करना होता है, पर उस वो अपने ब्लॉक के अंदर BDO ने इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। और BDO को असिस्ट करने के लिए एक आपको पता है एक को पर्सन होता है BEO,
दैट इज़ ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। एक होता है बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये के आप अगर जेएनके की बात करें तो मोस्टली केएस होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो बीईओ जो होता है ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, इसका काम होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के बीच में जाना, उनको बताना भाई ये स्कीम आई है आपकी, जिसमें आप इरिगेशन के रिगार्डिंग ये कर सकते हो, आपको जनधन योजना आई है, आपको बैंक में खाते खुलवाने हैं, ये वगैरह वगैरह, इन सबको इंप्लीमेंट करवा अवेयरनेस कराने का काम किसका है, ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का। और आपका इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। उम्मीद है ये सब क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और हाँ, एक और पॉइंट आपको बताता हूँ कि जो आपकी पंचायत समिति होती है, इसके पास पावर होती है कि अगर उसके एरिया में कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कुछ हो जाए, तो ये इसके पास फंड होता है, उसमें से ये याद रखें 25,000 रुपये आपकी क्या कर सकती है, एज फाइनेंशियल रिलीफ दे सकती है। सिर्फ 25,000, याद रखना ये बात, कितना, 25,000 पंचायत समिति। क्लियर, ठीक है। अब मैंने बताया ग्राम सभा हो गया, 18 साल से ऊपर शख्स, आप सरपंच को इलेक्ट किया, डायरेक्ट इलेक्शन, ये एकमात्र जगह जहाँ आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हो अपने उम्मीदवार को। ठीक है, पंचायत समिति मेंबर, चेयरपर्सन, मेंबर को डायरेक्ट इलेक्शन है, पर वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आपको वहाँ पे कौन मेन सुपरवाइज कौन कर रहा है, चेयरपर्सन, वो कैसे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके अलावा कौन होगा, एमपी लोकसभा का, एमएलए, उसके बाद एमपी राज्यसभा का, और एमएलसी, ये सारे मेंबर है। इनको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है, बीडीओ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या आ गया, तीसरा लेवल क्या आता है, तीसरा लेवल आप सबको पता है क्या होता है, ज़िला परिषद। अब अगर हम ज़िला परिषद की बात करें, इसमें भी क्या होता है, मेंबर और चेयरपर्सन। ठीक है, वही बात, मेंबर कैसे इलेक्ट होंगे, ये होंगे इलेक्ट डायरेक्टली, लोग जो हैं वो वोट करेंगे। जबकि जो चेयरपर्सन है ये कैसे इलेक्ट होगा, ये होगा इनडायरेक्टली, यानी ये जो मेंबर है ये आपस में किसको करेंगे, चुनेंगे, आपके जो वो होता है चेयरपर्सन है उसको। ठीक है, हाँ, एक बात और ध्यान में रखना, जो पंचायत समिति में एक चीज़ मैं भूल गया, जो भी आपके ये थे मेंबर, सरपंच वगैरह थे, कौन से, जो ग्राम सभा के मेंबर, जो सरपंच वगैरह जो इलेक्ट होकर बने हैं, वो भी इसके पार्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो सरपंच है वो डायरेक्टली इलेक्ट हो गए थे, वो डायरेक्टली इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ज़िला परिषद में मैं बता रहा हूँ, अब इसकी हम कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। अब इसकी कॉम्पोजिशन में क्या आ गया, एक बताया मैंने आपको, क्या, एक बताया मैंने आपको मेंबर, फिर मैंने आपको बताया चेयरपर्सन, फिर मैंने बताया जितने आपके जो चेयरमैन है सारी। अब देखो मैंने क्या बताया, देखो इधर ये आ गया विलेज, विलेज लेवल के ये क्या बना, ब्लॉक। अब डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक जो हैं ये मिला के क्या बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट। अब मेंबर आ गए, चेयरपर्सन हो गया। अब जितने ये जो ब्लॉक हैं इनके जो चेयरपर्सन थे इसके पंचायत समिति के, वो भी इसके मेंबर होते हैं ऑटोमेटिकली। फिर वही एमपी एमएलए जो इसके हैं वो भी होंगे, एमपी एमएलसी जो होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। ठीक है, इसकी अगर बात करें, याद रखें, जैसे मैंने ये कॉम्पोजिशन होगी, कौन, मेंबर, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, उसके बाद चेयरपर्सन सारे पंचायत समिति के, उसके बाद एमपी, एमएलए और एमपी और एमएलसी। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो मीटिंग है वो कैसे होती है भाई, एक मीटिंग होती है 3 महीनों में। ठीक है, आपकी इसमें एक मिनट, इसको मैं क्रॉस चेक करके बताऊंगा, मैं आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से 3 महीने था, 1 महीना था, मैं एक बार इसको आप स्टार मार्क कर ले, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लैरिटी दे दूँगा। ठीक है, सेकेंडली, अब इसका भी, इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है, इसमें होता है, एक होता है सीईओ, एक होता है डेप्यूटी सीईओ, और एक होता है ऑडिटर। 3 होते हैं, कौन, सीईओ, डेप्यूटी सीईओ और ऑडिटर। ठीक है, सीईओ कौन होता है, ये मोस्टली एक आईएएस ऑफिसर होता है, जो आपका डीसी होता है मोस्टली वही सीईओ होता है। अब इसका काम क्या होता है, वही गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना। और ऑडिटर का काम क्या होता है कि जो पैसा है वो प्रूडेंट मैनर में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखना, कि ये काम किसका होता है, ऑडिटर का। अब जो ज़िला आपका जो परिषद होती है, इसका जो चेयरमैन होता है, इसके पास भी क्या होता है, अगर नेचुरल कैलामिटी कुछ आ जाए तो ये अपने ज़िले में कितना दे सकता है, 1 लाख। वो कितना दे सकता था, 25,000, ये कितना दे सकता है, 1 लाख रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जो आपका सी पार्ट है ये थोड़ा मतलब टफ था, मैंने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ये समझ नहीं आएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये समझ आया होगा। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं अगर हम जो डी पार्ट है, अब वो किससे डील करता है, वो डील करता है आपकी रिजर्वेशन के साथ। दो, बस इसमें आपने 2 बातें याद रखनी है, 2 रिजर्वेशन है, एक है SC/ST की, एक है वुमेन की। SC/ST की अगर बात की जाए, उसकी रिजर्वेशन जो है दैट विल बी एट पार विद पॉपुलेशन। जितनी एक एरिया की पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली SC और ST को क्या मिलेगी,
आपकी रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, अच्छा अगर और जहाँ तक बात है वुमेन की, वो क्या मैंने बताया आपको 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी किसके लिए, वुमेन के लिए, जो 1/3 सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। वही लिखा है सीट शेल बी रिजर्व फॉर SC ST इन एवरी पंचायत इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। हाँ, और OBCs वगैरह जो है अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए सीट रिजर्व हो सकती हैं अगर लेजिस्लेचर चाहे तो। ठीक है, और ये भी कहा गया कि जो SC ST वुमेन की जो सीट्स हैं वो रोटेशनल बेसिस पे होंगी। जैसे 1/3 सीटें सपोज करते हैं पहले स्टार्ट ABC गांव को मिली है, अब अगली बार 1/3 सीटें ZGH को भी मिल सकती हैं या किसी और आपके गांव को भी मिल सकती है रोटेशनल बेसिस पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ई पॉइंट की बात करें अगर हम ई की बात करते हैं, क्या अब ये किससे डील करता है, ये डील करता है टर्म के साथ। टर्म क्या होगा, 5 साल के लिए भाई आपकी पंचायत जो भी आपके मेंबर इलेक्ट होके आएंगे 5 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, और अगर सपोज़ करते हैं क्या बोला गया यहाँ पे, सपोज़ करते हैं 5 साल हो गया, 4.5 साल हो गया आज। ठीक है, अब इन जो लास्ट के 6 महीने होंगे जो एक्सपायरी का टाइम होगा, ठीक है, पंचायत के, इसी दौरान आपको इलेक्शन कंटेस्ट करवाने ही करवाने हैं, या अगर उससे पहले डिज़ोल्व हो गया पंचायती राज, सपोज़ करते हैं 3 साल बाद ही डिज़ोल्व होगी, तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन इसके होने चाहिए। क्लियर। फिर एफ़ की बात करें, एफ़ किससे डील करता है ये डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन के साथ। ये क्या बोलता है कि कोई भी शख्स, ए पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इलेक्शन टू पंचायत ऑफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड फॉर द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। इन्होंने क्या साफ साफ सिंपल भाषा में बात करूँ क्या बोला इन्होंने बोला है कि वो शख्स जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाइड है वो ऑटोमेटिकली ही पंचायत के इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाइड है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई वहाँ पे आपको पता लोकसभा के लिए एलिजिबिलिटी एज क्या है 25, पर यहाँ पे क्या है वो 21। ये मेन है कि अगर आप 21 साल से ऊपर हो तो आप सरपंच वगैरह के इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेजिस्लेचर में अपॉइंट अथॉरिटी एंड डिसाइड द मैनर टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन। लेजिस्लेचर किसी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है कि वो डिस्क्वालीफाई क्यों किया, क्या कारण थे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। फिर बात करते हैं जी की। अगर हम जी की बात करें तो इसमें क्या बोलता है 243 जी, लेजिस्लेचर में एंडो पंचायत, ये बात का डील करता है पावर्स एंड अथॉरिटी के साथ कि भाई जो लेजिस्लेचर है वो टाइम टू टाइम जो पंचायत है उसकी पावर को अपने हिसाब से उनको क्या कर सकती है, पावर अथॉरिटी दे सकती है सर्टन फंक्शंस को लेके। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं एज की। आपका एज की बात करें तो 243 एज की बात करें तो ये क्या है, ये डील करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने। ये डील करता है कि भाई जो लेजिस्लेचर है वो क्या कर सकती है, ऑथराइज़ कर सकती है पंचायत को कि वो क्या कर सकती है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, यानी कि वो क्या कर सके, टैक्स को लेवी कर सके, कलेक्ट कर सके और अप्रोप्रिएट टैक्सेस उन पर लगा सके, ड्यूटीज़ टोल फीस को आपके वगैरह को लेके। ठीक है, पंचायत के पास पूरी पावर होती है टैक्स लगाने की। बट वो अलग बात है, अब इस पर हम अलग डिस्कशन कर सकते हैं कि पंचायत टैक्स क्यों नहीं लगाती, क्योंकि जो पावर्स दी गई हैं वो एक किस्म से इट इज़ ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल सुसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत के पास पावर है कि वो जो कुएं से पानी निकाला जा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, पर ऑब्वियसली बात है अगर कोई भी सरपंच वहाँ पे टैक्स लगाएगा तो कोई भी अगली बार उसको इलेक्ट नहीं करेगा, इसलिए मोस्टली इनको यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता। सेकंड पॉइंट क्या, असाइन देम टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्स ड्यूटी एंड फीस कलेक्टेड बाय द स्टेट के बिहाफ पे भी कलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ग्रांट्स वगैरह की बात की गई है, जो स्टेट्स है जो कंसोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से उनको ग्रांट्स वगैरह मिल सकती है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, 2 तरह के फ़ंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन सा आर्टिकल डील करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 266। और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 267। क्या बोला, 2 तरह के फंड, कंसोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया 266, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। अब अगर हम बात करें इसकी कंसोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया की, सिंपल भाषा में बात करेंगे, व्हाट इज़ कंसोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया। पूरे देश में जो आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है वो सारा कहाँ चले जाता है, कंसोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया में जाके। यहाँ से अगर पैसा निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन निकाल सकता है, पार्लियामेंट। कौन, पार्लियामेंट। पैसा डालना भी है तो पार्लियामेंट, निकालना है तो भी पार्लियामेंट। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पे पैसा कौन डाल सकता है, यहाँ से पैसा, अब ये क्या है, यहाँ नाम से पता चल रहा है कंटीजेंसी, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कोई फ्लड आ गया, कैलेमिटी आ गई, इस तरह कुछ हो गया, तो यहाँ से पैसा निकाल के दे सकता है कौन, प्रेसिडेंट। इधर पार्लियामेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने तरीके से उन एरियाज़ को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को रिलीफ देने के लिए पैसा दे सकता है। तो क्लियर हो गया, व्हाट इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो वहाँ से ग्रांट्स वगैरह दे सकते हैं,
It constitutes such funds in which all money received or on behalf of पंचायत कैन बी क्रेडिटेड एंड विड्रॉन, कि पंचायत के नाम पे जो भी आपके पैसा इकट्ठा किया गया, स्टेट गवर्नमेंट उसको निकाल भी सकती है, उसको विड्रॉ भी कर सकती है, उसको उसमें डाल भी सकती है। आगे चलते हैं 243I। अब 243I कैसे डील करता है? ये डील करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, देखें इसको समझिए आप थोड़ा सा। एक होती है आपकी फाइनेंस कमीशन। कौन सा आर्टिकल डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ? आर्टिकल 280। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा? 280 आर्टिकल जो है वो डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। फाइनेंस कमीशन का काम होता है जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है साल में आपकी गवर्नमेंट के पास, उसको डिवाइड करना स्टेट में और सेंटर में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ऑल दैट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ये होता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन का काम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि गवर्नर क्या कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद। जो आपकी सेंट्रल की फाइनेंस कमीशन होती है उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट करता है, हर 5 साल के बाद करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन है? स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन करेगा? पहला पॉइंट तो ये आ गया, गवर्नर करेगा। कितनी देर बाद? हर 5 साल के बाद। काम क्या है इसका? इसका काम है, अब उसका काम क्या था? पैसे को डिवाइड करना सेंटर और स्टेट में। इसका काम है पैसे को डिवाइड करना स्टेट में और पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में। ये मेन काम आ जाता है इसका, ठीक है। वही बोला इसमें, हर 5 साल बाद फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी उसको असेस करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बैठेगी। लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड फॉर इट्स कॉम्पोजिशन, लेजिस्लेचर जो है वो पूरा डिसाइड करेगी उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, क्वालिफिकेशन वगैरह हर चीज़ के बारे में। एंड गवर्नर टू ले कंटेनिंग इट्स रिकमेंडेशन एंड एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑन एक्शन टेकन बिफोर, और जो गवर्नर है वो मेमोरेंडम है, जो भी रिकमेंडेशन है वो ले करेगा लेजिस्लेचर के सामने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 243 जी, लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ, हाँ ये बात करता है अकाउंट्स की और ऑडिट की, कि भाई जो अकाउंट्स वगैरह है वो लेजिस्लेचर उसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाएगा अकाउंट्स और ऑडिट वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर K43K की बात करें तो ये किससे डील करता है? ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखते हैं। ये बात करता है अब किसकी? ये बात करता है आपकी इलेक्शन कमीशन। देखिए मैंने आपको बताया था एक होती है इलेक्शन कमीशन। कौन सा आर्टिकल? 324 आर्टिकल इससे डील करता है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन का काम होता है वो नंबर ऑफ़ इलेक्शंस करवाती है, पर मेनली सेंटर और स्टेट के इलेक्शन करवाती है वो। यानी कि अगर आपकी भाषा में बात करूँ तो पीएम और सीएम के इलेक्शन भी कौन कराता? सीएम के भी याद रखना, स्टेट के इलेक्शन भी कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। बट फिर एक होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम हुआ? फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम हुआ विलेज और पंचायत के इलेक्शन कंटेस्ट कराना, ठीक है। किसके? विलेज और पंचायत के इलेक्शन कंटेस्ट कराना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई जो स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन और डिसाइड करेगा उसका कंडीशन एंड टेन्योर वगैरह। सॉरी, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर, और इसका देखें बहुत ये उसी मैनर में रिमूव होगी जैसे एक जो जज है हाई कोर्ट का वो रिमूव होगा, उसी मैनर में ये रिमूव हो सकती है। द गवर्नर टू मेक अवेलेबल नेसेसरी स्टाफ, हाँ ये भी याद रखें कि गवर्नर का काम होता है कि नेसेसरी स्टाफ जो है वो रहे स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, उसको स्टाफ की कमी ना हो, ये गवर्नर का प्रोरोगेटिव है। साथ ही साथ क्या बोले? लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू दीज इलेक्शंस, जो भी मैटर्स हैं जो इस इलेक्शन से रिलेटेड है उसके ऊपर प्रोविजंस कौन बनाएगा? वो बनाएगा प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर। देन पार्ट एल की अगर हम बात करें, ये किससे डील करता है? ये बात क्या करता है कि भाई कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपका पंचायती राज एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सा है। कहाँ? नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, सॉरी मेघालय का स्पेलिंग गलत है, प्लीज़ ठीक कर लेना। और अरुणाचल प्रदेश, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल्स एरिया मेंशन अंडर आर्टिकल 244 में जो ट्राइबल एरिया मेंशन है वहाँ पे भी नहीं। देखिए आप इस चीज़ को समझें, भारत में अगर हम बात करें तो ट्राइबल एरिया जो है वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे पंचायती राज इम्प्लीमेंट नहीं होता, बट ऑल्दो इम्प्लीमेंट कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। चलो मैं आपको पीसा जब समझाऊंगा वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर हिल एरिया ऑफ मणिपुर एंड दार्जिलिंग, ठीक है, आगे चलते हैं। देन पार्ट अगर हम एन की बात करें, ये किससे बात करता है? ये बोलता है कि भाई कोई भी एक ऐसा प्रोविज़न बिफोर 73rd अमेंडमेंट, कोई भी लॉ जो पंचायती राज से रिलेटेड है जो कि इनकन्सिस्टेंट है 73rd अमेंडमेंट के प्रोविज़न के। सपोज़ करते हैं 73rd अमेंडमेंट आने 1992 से पहले कोई एक प्रोविज़न था, वो 73rd अमेंडमेंट जो नया पंचायती राज आया उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, उसका इनकन्सिस्टेंट है, तो उसको आप अमेंड कर दोगे या उसको रिपील कर दोगे, ठीक है। और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और विद इन
1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, या वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा 1 साल के बाद, या उसको आप पहले अपने अपने हिसाब से ख़त्म कर सकते हो। सेकंड वही बोल रहा है कि ऑल पंचायत एग्जिस्टिंग बिफोर 70, जो भी पंचायत थी जो 73rd अमेंडमेंट से पहले चल रही थी, वो 1 साल का अपना क्या बोलते हैं टेन्योर कंप्लीट करेंगी, उसके बाद वो लेजिस्लेटिव उसको क्या कर देगा, एडिट कर देगा। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपोग्राफिकल एरर्स हुई हुई हैं, तो प्लीज़ उनको आप माइंड ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 243O, ये क्या बात करता है कि वैलिडेशन ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी और अलॉटमेंट ऑफ सीट टू सच कॉन्स्टिट्यूंसी शैल नॉट बी कॉल्ड लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड फॉर एन अथॉरिटी एंड मैनर टू इलेक्ट इलेक्शन। मतलब इसमें बस बात की गई डिलिमिटेशन के प्रोसेस से। वो जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जब मैं आपको पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वही बोला कि डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, सीटों को अलॉट करवा देना है यहाँ पे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, तो हम इन पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए 73rd अमेंडमेंट की बात करें और मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट की बात करें तो वो कौन रही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट रही है जिसने बहुत अच्छा काम किया किसके अंदर, पंचायती राज में, आफ्टर 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पावर्स दी हैं पंचायत अपनी पंचायत को, और जिसके बेसिस पे जो आपकी आप इमेजिन करो कि वहाँ पे राइट टू रिकॉल तक है, जिसके लिए अन्ना हज़ारे जी ने सेंट्रल लेवल पे कितना लड़ा था। और अगर आपको याद होगा मेरा प्रेम्बल का लेक्चर जिसमें मैंने प्रियम्बल पढ़ाया आपको, वहाँ मैंने आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी में टूल्स बताए थे। वहाँ पे एक टूल था राइट टू रिकॉल, कि जो भी आपने उम्मीदवार भेजा है अगर वो अच्छा काम नहीं करता आप उसको वापस बुला सकते हो। तो एमपी हैज़ द राइट टू रिकॉल ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया वो एमपी ने। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखें, अगर गुजरात की बात करें हम, देखो गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात एकमात्र ऐसी स्टेट रही है जिसमें लगातार इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, अभी तक आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वहाँ पे हर पंचायती राज के इलेक्शन नहीं हुए। एकमात्र स्टेट जहाँ में इमरजेंसी के दौरान भी आपके इलेक्शन हुए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और वहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने ये भी कंपलसरी वोटिंग तक इंट्रोड्यूस की है अपने पंचायती राज के अंदर। जो कंपलसरी वोटिंग है वो भी आपकी क्या की हुई है, इंट्रोड्यूस की हुई है। देखिए अब आप हमारा लास्ट पॉइंट क्या, इसके बाद हम बात करेंगे अब पीसा एक्ट के बारे में। ठीक है, पीसा क्या है आपका, आपका जो ये जो एक्ट है दैट इज़ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट। ठीक है, 1996 में आ गया था। देखिए इस चीज़ को समझे, पहले चलो पीसा को समझते हैं। पीसा क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायती राज रिलेटिंग टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल एरिया। However, the Parliament may extend these provision to such areas subject to such exception and modification as it may specify. Under the provision of Parliament has enacted the provision for provision of the Panchayat extension to the Schedule Area Act 1996, popularly known as PISA। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे। देखो इस चीज़ को समझो आप। देखिए आपको पता है भारत में कई ट्राइबल एरियाज़ हैं, और ट्राइबल एरियाज़ में कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो एकदम से अभी भी आप अब उनको मॉडर्न एरा या मॉडर्न थिंग्स के बारे में आइडिया नहीं है, चीज़ों के बारे में। अगर आप किसी ट्राइबल एरिया में चले जाए, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन से किसी से बात करें, वो आपको भगवान समझ लेंगे, क्योंकि दे आर नॉट डेवलप्ड। वो नहीं वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पे इंट्रूड करना बहुत ही एक डेंजरस चीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों की अभी तक सोच वैसी नहीं बन पाई है। तो यही बोला गया है पीसा एक्ट का, अब पीसा एक्ट में कि भाई नॉर्मली क्या है कि जो पंचायत, अब गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का आइडिया था कि भाई अब डायरेक्टली जो ट्राइबल एरियाज़ है उनका अपना कल्चर है, अपना तरीके से वो काम करते हैं। अगर आप वहाँ पे इंक्लूड करेंगे ज़बरदस्ती, वहाँ पे पंचायती राज अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो डेंजरस चीज़ हो सकती है। वो चीज़ आपको बाउंस बैक कर सकती है आपके लिए। ठीक है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती थी, वहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि जो 9th शेड्यूल था, जो 9th पार्ट था, वो शेड्यूल एरियाज़ में एप्लीकेबल नहीं था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी है। ठीक है, कौन से शेड्यूल एरिया जो आपके 5th आपके आपके शेड्यूल में मेंशनड है, उन शेड्यूल एरियाज़ में पंचायती राज मेंशनड नहीं था, उनमें एप्लीकेबल नहीं था। बट गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि वो बट गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला 1996 में, कौन सा, पीस एक्ट, जिसके अंडर वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उनको एक्सेप्शन, मतलब थोड़ा चेंजेस लाके पंचायती राज के अंदर जो अमेंडमेंट, जो आपका 73rd अमेंडमेंट के अंडर आपके फीचर्स हैं उनमें चेंजेस लाके उसको वो इंट्रोड्यूस
कर सकती है इन एरियाज़ में, क्योंकि ग्रेजुअली आप चाहते हो कि वो क्या करें, वो उनके पास भी लिबर्टी, इक्वालिटी, इस तरह के जो आपकी ये आपकी वर्च्यूज़ हैं, ये वो भी उस चीज़ को क्या करें, उनको समझ सकें, उनकी लाइफ में भी इस चीज़ का क्या हो इम्पैक्ट पड़े, और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट उनको समझ आए। तो एक बड़ी सिंपल मैनर में आप क्या कर सकते हो उन पे, वो कहते हैं कि वो आपने पंचायती राज के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, बट मॉडिफाइड फॉर्म में, एक्सटेंडेड फॉर्म में, अपने हिसाब से उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अंडर पीसा एक्ट, ठीक है। अगर हम ट्राइबल, अगर यहाँ जैसे हम यहाँ पे ट्राइब की बात कर ही रहे हैं, तो चलो हम थोड़ा ट्राइब्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात करें, भारत में आप सबको पता है, भारत में काफ़ी ट्राइब्स हैं टोटल। अगर देखा जाए हमारा जो सेंसस है उसके हिसाब से देखा जाए तो 86%, 2011 का सेंसस के हिसाब से देखा जाए 8.6% जो आपका एरिया है भारत में, जो पॉपुलेशन है टोटल, उसका 8.6% जो है वो क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। अगर आपको मैं पूछूं सबसे बड़ी ट्राइब पॉपुलेशन वाइज कौन सी है, तो वो कौन सी है, भील, BHIL, कौन सी है, भील ट्राइब है, BHIL, भील ट्राइब। अगर हम बात करें ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी जो ट्राइब है। अगर सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, गोंड्स, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, गोंड्स आती है। फर्स्ट नंबर पे भील, सेकंड नंबर पे गोंड आ जाती है। उसके बाद क्या आपकी, अगर हम बात करें इसकी भील वगैरह की, तो ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है, आपके MP, गुजरात, राजस्थान, इन एरियाज़ में। और जो आपकी गोंड है ये कहाँ पाई जाती है, ये भी MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन एरियाज़ में आपकी ये आपकी पाई जाती है, जो आपकी ये जो पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है। एक बात और ध्यान में रखें कि एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से UPSC में आया था, पता नहीं किस में आया था, कि जो इनमें से कौन सी ट्राइब है जो पाकिस्तान के सिंध इलाके में भी पाई जाती है, तो वो कौन सी है, भील। भील जो ट्राइब है ये पाकिस्तान के जो सिंध इलाका है उसमें भी ये ट्राइब आपकी पाई जाती है, ठीक है। तो और आपको अगर मैं पूछूँ मोस्ट एडवांस ट्राइब कौन सी है, तो वो कौन सी है, खासी ट्राइब, वो भी याद रखें। खासी ट्राइब वो मेट्रियारिकल, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो मेट्रियारिकल है, यानी लड़का ब्याह के लड़की के घर जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया पीसा ट्राइब के बारे, पीसा एक्ट के बारे में, कि भाई गवर्नमेंट को पता था कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल जो है वो आपके, उन पे आप एनफोर्स नहीं कर सकते चीज़ें, क्योंकि वो वरना बाउंस बैक करेंगे, वो रिटेलिएट करते हैं। आप एग्जांपल ले लें, आपको पता है वो अभी थोड़ी देर की बात है, 1-2 साल पुरानी, कि जो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आया था, जिसको वो सिंथली ट्राइब के एरिया में चला गया, अंडमान निकोबार में, जहाँ पे जाना रिस्ट्रिक्टेड है। तो वहाँ पे उन्होंने बो एंड एरो के थ्रू उसको मार दिया, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो इस चीज़ को लेके, आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि अब आपने जब गवर्नमेंट ने लॉज निकालने हैं पर्टिकुलरली, फिर भी वो पर्सन इंट्रूड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो गलत है, और गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के लॉज निकाले हैं। तो गवर्नमेंट यही कहती है कि वहाँ पे आप इस तरह से इंट्रूड नहीं कर सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मना किया था कि ट्राइबल एरियाज़ में आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बट गवर्नमेंट ने पीसा एक्ट लाया, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि वो उसको क्या कर सके, गवर्नमेंट मॉडिफाइड फॉर्म में एक बड़े ही डेलिकेट मैनर में उसको इंट्रोड्यूस कर सकती हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, देखें उसके बाद सेकंड ARC, आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसकी एक फर्स्ट रिपोर्ट है 1969 में, और एक सेकंड रिपोर्ट आई थी 2005 से 2009 के बीच में। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को लेकर उसकी रिपोर्ट्स आई हुई हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ARC की रिपोर्ट की बात करें, तो ARC की रिपोर्ट ने क्या बोला भाई पंचायती राज के बारे में, इट हैज़ सम द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन जनरल। उन्होंने फाइनेंसिस के बारे में बात की है, पंचायती राज के फाइनेंसिस के बारे में क्रिटिक भी, एक किस्म से क्रिटिसाइज़ भी किया है। उन्होंने बोला जनरली कहाँ से, अगर हम देखा जाए, जो पंचायत है वो जनरली कहाँ से पैसा कमाती है, जनरली, या फिर उनके पास कहाँ से पैसा आता है। जनरली उनके पास पैसा कहाँ से आता है, ग्रांट्स के थ्रू। जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो जो फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है वो, या फिर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट्स देती है, उनके थ्रू आता है। डेवोल्यूशन के थ्रू, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसकी जो आपकी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो आपका थोड़ा फंड देती है, उसके थ्रू आता है। कई बार सेंटर देती है, कई बार स्टेट देती है। लोन्स, ग्रांट्स, जो लोन्स लेती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ग्रांट्स लेती हैं, उनके थ्रू आता है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन, यानी कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, कई एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस होती है, उसके थ्रू जो पैसा आ गया उसके थ्रू होता है। और कुछ इंटरनल सोर्सेज आपको पता है, जिसमें वो टैक्सेशन के थ्रू रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए ये इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। आज भी जो पंचायती राज है वो डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और जिस तरह से उसको काम करना चाहिए था वैसा वो काम नहीं कर पा रहा है। कई कारण है उसके, जैसे अगर हम इंटरनल सोर्स जनरेशन की बात करें तो वो बहुत वीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़े जैसे पानी के, आप कुएँ का जो पानी निकल रहा है उस पर अगर आप टैक्स लगाओ तो कौन वोट करेगा आपको,
ठीक है ना। जो एक बड़ा थिन टैक्स डोमेन है उनका, कोई ज़्यादा एरियाज़ पे वो टैक्स नहीं लगा सकते हैं, तो उनकी जो रिसोर्स कलेक्शन है वो इतनी खास नहीं है, जिसकी वजह से उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है। पंचायत हैवली, जैसे मैंने आपको बताया, दे आर हैवली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स, काफ़ी ज़्यादा वो डिपेंडेंट होती हैं किसके ऊपर, ग्रांट्स के ऊपर, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की। तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उस पर इम्पैक्ट क्रिएट होता है। दे हैव लिमिटेड डिस्क्रिप्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन द यू नो द एडवाइस गिवन बाय और द सजेशंस गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको एक मेजर पोर्शन, क्योंकि ग्रांट्स का यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से आता है, तो पंचायत की जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ लिमिटेड एंड दे आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल। ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द क्रूशियल क्रिटिकल 11th शेड्यूल मैटर्स लाइक primary education and minor irrigation, even now it's a state government which is directly responsible for implementing of these schemes and hence expenditure। तो वही बात करते हैं कि जो आपको पता है 11th शेड्यूल जो है, जो पंचायती राज से डील करते हैं, उसमें जो मैटर्स हैं, एक मैं आपको एक होमवर्क है आपके लिए। 11th शेड्यूल में मैंने बोला आपको 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 फंक्शंस हैं। एक बार गो थ्रू कर दो उसमें से कि कौन कौन से मोटा मोटा आपको ध्यान में रहेगा किस पे पंचायत आपका लॉ वगैरह बना सकता है। ठीक है, वो कई बार आ जाता है पेपर के अंदर, मोटा मोटा, ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा। तो वही है कि जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं आज भी, जैसे एजुकेशन की बात करें, इरिगेशन की बात करें, वो भी आज किसके हाथ में है, वो सब आज भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो एक्सपेंडिचर भी उनके हाथ में है। तो ऑब्वियसली बात है, जो पंचायत है उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है। सो ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें, ऐसे ओवरऑल सिचुएशन हैज़ बीन क्रिएटेड वे पंचायत हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ग्रॉसली इनएडुकेट रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं दे आर स्टिल इनएडुकेट, जिसकी वजह से जो पंचायत है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है। बट एट द सेम टाइम जैसे हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, बट जो ये एक ये जो गवर्नेंस का सिस्टम है, दिस इज़ द बेस्ट। अब बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की। अगर इसको हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है एक किस्म से, जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं, वो बेस्ट हैं। बस बात यही आती है आप किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके काम आया होगा, और आप हमारी जो सीरीज़ है उसको अच्छी तरह से देख रहे हैं, हम उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, हमारा यही एक मोटिव है कि भाई किसी तरीके से जो आजकल जिस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है जो अपने मेहनत कर रहा है, जिसको पता है कि भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है, कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आज के ज़माने में इट इज़ अ सोशल स्टेटस ऑफ इट्स योर सोशल स्टेटस विच मैटर्स। एट द एंड ऑफ द डे नथिंग मैटर्स। सो आप अगर मेहनत करें तो ज़रूर वो एग्ज़ाम निकलेगा। बाकी आप ज़्यादा डोंट पैनिक, जस्ट बी रिलैक्स्ड। जब हर बंदे का वक्त आता है, तो जब आपका वक्त आएगा तो यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। थैंक यू, चीयर्स।